और देखिए इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता जेपी कुमार जुड़ चुके हैं लाइव। जेपी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही कि आपकी पार्टी कहां स्टैंड कर रही है? न कुशेश्वर स्थान में आपका जलवा दिख रहा है, न तारापुर में, तो किस बात पर आप कह रहे थे कि दोनों सीटों पर आप जीत हासिल करेंगे? क्योंकि तस्वीर अब बिल्कुल साफ दिख रही है कि आप तो टॉप 3 में भी नहीं है। सवाल कांग्रेस पार्टी की केवल नहीं है। सवाल ये जो सारा इलेक्शन था, ये इलेक्शन केवल इस बात के लिए था कि क्या बिहार में जो सरकार चल रही है, जिसमें नीतीश कुमार के दावे विकास की बात कर रहे थे, रोड की बात कर रहे थे, मेडिकल की बात कर रहे थे, अगर वो सारी बातें कर रहे थे तो आज उनको उस पार्टी को, एनडीए सरकार को इतनी मशक्कत क्यों करना पड़ रहा है जीतने के लिए? आज दोनों जगह देखें, आप तारापुर में भी देखें चाहे कुशेश्वर स्थान में देखें, उनको तो सारे पार्टियों की जमानत जब्त हो जानी चाहिए थी। आरजेडी की भी हो जानी चाहिए थी, कांग्रेस की भी हो जानी चाहिए थी, और उनको प्रचंड बहुमत मिलना चाहिए था। तो अब अगर वोट का आप पूरा देखेंगे सिलसिलावार तरीके से, तो आप देखेंगे कि उसमें कहीं ना कहीं लोगों में एक गुस्सा था, एग्रेशन है लोगों में। अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर बहुत गुस्सा था। मैं तो तारापुर में प्रचार कर रहा था और उस दौरान में युवाओं में गजब का गुस्सा था। जहां पर नीतीश कुमार वहां आए थे तो वहां पर लोगों ने काले झंडे भी दिखाए थे। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि भले वो कुछ मार्जिन से ऊपर नीचे हो रहे हैं, चाहे वो जेडीयू हो चाहे आरजेडी हो, अब तो हमें यह कहना है कि एनडीए की सरकार को जिस तरह से वो दावे कर रहे थे, नीतीश कुमार बोल रहे थे और उनके मंत्री लोग कैंप कर रहे थे पंचायत, उस हिसाब से तो इनको प्रचंड बहुमत से जीतना चाहिए था और सारे लोगों को 5 और 10 वोट मिलने चाहिए थे। लेकिन ज्योति तो जी, कांग्रेस का स्टैंड कहां पर दिखता है? देखिए, ये मैं वही बात कह रहा हूं कि ये कांग्रेस पार्टी के लड़ने की बात नहीं है। एक पार्टी जो विपक्ष के लोग, चाहे वो आरजेडी है, चाहे कांग्रेस के लोग हैं, चाहे और दूसरे पार्टी के लोग हैं, वो सरकार के कामों को नकार रहे थे, लोगों को बता रहे थे। तो विपक्ष अपनी बात को कह पाई है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, तभी विपक्ष अपनी बात लोगों को समझा पाई। आज वही वजह है कि आज एनडीए सरकार को, नीतीश की सरकार को बहुमत लेने में बहुत मशक्कत करना पड़ रहा है। इसलिए इसमें विपक्ष की जीत हमें दिख रही है। भले ये नंबर की बात है कि वो 5 वोट से जीत जाए और 10 वोट से जेडीयू जीत जाए, इसलिए इसमें मुझे विपक्ष की जीत इसमें दिख रही है। और लोगों की जो पॉवर्टी की बात थी, जो चाहे वो नीति आयोग का बोला गया बात हो कि गरीबी रेखा लाइन से काफी नीचे है, चाहे वो सर्वे में सेंट्रल फॉर मॉनिटरी इंडियन इकोनॉमी की जो बात आई कि अनएम्प्लॉयमेंट इन बिहार ग्रेटर देन नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 23.5, ये सारी बातें को लोगों ने ऑब्जर्व किया है और वो वोट में तब्दील होते दिखी है। वही वजह है कि आज नीतीश कुमार को सरकार ये 2 सीट जीतने में पूरी मशक्कत करनी पड़ रही है। चाहे वो बाढ़ का मामला है, आप कुशेश्वर स्थान में देखें कितने जगहों पर लोगों को नाव से पार करके वोट करना पड़ा है। आप पूरे कोरोना काल में भी आप देखें मेडिकल की क्या स्थिति रही है, बेरोजगारी की स्थिति देखें, किसानों की स्थिति देखें, पॉवर्टी की स्थिति, पेट्रोल हाई प्राइस की स्थिति देखें, जीडीपी का जो स्थिति आया वो आप देखें। तो ये सारा वोट पर दिखा है, जिसका वजह है कि आज एनडीए सरकार को बहुत मशक्कत करके ये जीतना पड़ रहा है। लेकिन मुझे तो ये आता था, दावे तो आपकी ओर से भी किए जा रहे थे ना कि आप जीत हासिल करेंगे दोनों सीटों पर, लेकिन दोनों सीटों पर जो नतीजे हैं वो आप भी जानते हैं और पूरी जनता भी जानती है, उसके बारे में क्या कहेंगे? पूरी जनता ही तो जानती है तो वोट कम की है। अगर पूरी जनता, हम जो बातें हम लोगों को बोल रहे थे, जो अच्छा, जहां तक आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, आप जानते हैं कि आरजेडी और कांग्रेस अलायंस में थी और वो कुछ वोटें बटी है। बट जाने के कारण कहीं कहीं पर जेडीयू को थोड़ा फायदा हुआ है। अगर थोड़ी सी अच्छा, चूंकि वो जब अलायंस टूटा भी है तो बिल्कुल इलेक्शन के कुछ दिन पहले टूटा, तो थोड़ा सा वोटर असमंजस में थे और कंफ्यूजन में कुछ वोटें जेडीयू को चली गई हैं। अदरवाइज अगर ये अलायंस टूटता बहुत पहले, अगर टूट गया होता तो शायद स्थिति कुछ और होती। लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, चाहे वो आरजेडी हो चाहे कांग्रेस हो, विपक्षी पार्टियों ने जो बात करने की कोशिश की, लोगों को बताने का कोशिश किया है, ज्योति जी, वो उसमें आपके सफल नेता रहे
ने मदन मोहन झा का इस्तीफा मांगा, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? आप ही के खेमे के नेता ने मदन मोहन झा का इस्तीफा मांगा है। देखिए ये इस्तीफा मांगने से और नहीं मांगने से तो इस पर तो एक विचार करने की बात है और समीक्षा करने की जरूरत है कि आपको अलायंस कितना पहले तोड़ना था और कितना पहले नहीं तोड़ना था। इस बात पर तो समीक्षा की बात है और हमारे हाई कमान और जो प्रभारी हैं और ऊपर दिल्ली के जो नेता हैं वो लोग मिलकर इस पर करेंगे। कहीं ना कहीं ये तो करना तो पड़ेगा, क्योंकि अलायंस इतना 2 दिन पहले तोड़ना और अलायंस मत और कितना दिन पहले टूटना चाहिए था, इस पर तो समीक्षा होनी चाहिए। और वो जो जहां तक आप ये बात कर रहे हैं इस्तीफे की, तो वो हाई कमान की बात है, वो कैसे लेंगे। लेकिन जो हम नेता कार्यकर्ता जो लोकल लेवल पर काम करते हैं, वो बिल्कुल इस बात को, जिस बात से आहत होते हैं जनरली, कि जो बातें जो सरकार है अभी और वो सरकार जो काम नहीं कर पाई और हमारा अलायंस टूटने के बाद जो कंफ्यूजन की स्थिति बनी जिसमें जेडीयू को इसका फायदा हो गया। ये अलायंस जो इतना पहले टूटने के पहले इसमें जेडीयू को फायदा हो गया। अदरवाइज मुझे ये दोनों सीट यूपीए गवर्नमेंट यूपीए और विपक्ष पार्टियों के खाते में आनी चाहिए थी, ये मैं कहना चाहता हूं आपको। चलिए ज्योति जी, देखिए तस्वीर धीरे धीरे तो साफ हो रही है और देखना होगा कि कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए इस गहमा गहमी के बीच लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव राबड़ी आवास पहुंच चुके हैं और तेज प्रताप की लगातार आरजेडी से नाराजगी की खबर भी आती रही है। इस उनके राबड़ी आवास में पहुंचने को इस वक्त अहम माना जा रहा है। और ज्योति जी आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इस वजह से आपको रोकना पड़ा। तेज प्रताप यादव राबड़ी आवास पहुंच चुके हैं और जिस तरीके से तेज प्रताप यादव की तल्ख तेवर दिख रहे थे इस पूरे उपचुनाव के दरमियान, उसे मद्देनजर रखते हुए आरजेडी से जो नाराजगी की खबर लगातार सामने आती है, इन सब के बीच राबड़ी आवास में पहुंचने को एक अहम माना जा रहा है। और देखिए ज्योति जी, तेज प्रताप यादव इस वक्त राबड़ी आवास पहुंच चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या आरजेडी खेमे में अभी भी कुछ सही नहीं चल रहा है? देखिए ये तो उनके पार्टी के आप अपने घरेलू मामले हैं और उसमें किसी भी पार्टी को बोलने का कोई हक भी नहीं है और बोलना भी नहीं चाहिए। जहां तक बात है, मैं ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि अभी के परिस्थिति में चाहे जो भी सेकुलर पार्टियां हैं जो बिहार में विकास की बात करना चाहते हैं और पॉवर्टी लाइन से लोगों को ऊपर लाना चाहते हैं, उनको इस विचारधारा को नकारना पड़ेगा। और नकारने के लिए जो आपस घर की जो कलह है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की हो चाहे की हो, उसको बिहार के स्तर पर सोचकर, वाइडर पर्सपेक्टिव में सोचकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा और संगठन को भी मजबूत करना पड़ेगा। आप देखें इसी इलेक्शन में वही घिसी पिटी बातें होती रही, जो सत्ता पक्ष के लोग भी थे वही बातें करते रहे कि मैंने ये कर दिया, मैंने रोड बना, जो रोड बना ही नहीं है। जो बाढ़ मैंने ये कर दिया, बाढ़ में कभी हर साल पैसा आता है और हर साल बर्बाद हो जाता है। मेडिकल की बातें हो रही, कभी मेडिकल ठीक हुई ही नहीं। तो इन सब बातों पर सारी पार्टियों को विपक्ष के जोड़ना चाहिए। और मैं चैनल से भी बोलता हूं कि ये घर जो आपस के घर की, अब जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, मैं उस पर उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये क्या ये इशू है? आज बिहार में इशू क्या है? आज बिहार में इशू पढ़ाई है, आज बिहार में इशू बेरोजगारी है, आज बिहार में इशू महंगाई है, आज बीपी में अनएम्प्लॉयमेंट है। अब किसी घर का कोई वो टूट गया, कोई वहां रुख चला गया, वो वहां रुठ गया, वो तो कोई आज इशू ही नहीं है। आज तो इशू बिहार को पुनः निर्माण करने की है। आज जो ऐड आता है बिहार में, जो आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो आपका न्यूज 18 का जो जिस तरह से आप लोगों ने हम लोगों को भी एजुकेट करते हैं। आज तारापुर इलेक्शन में भी मैं E18 का खबर देख कर मैं प्रचार करता था। तो जब आप इतनी महीनी तरीके से, इतने अंदर घुसकर जब आप कवरेज करते हैं, तो ये सब इशू कहाँ मैटर करता है कि वो रूट कर वहां चले गए, वो उससे उनका कोई मैटर करता है? आप बताएं। अभी तो बिहार में विपक्षी पार्टियों को या सेकुलर फोर्सेस को एक होना चाहिए और